हम देख सकते हैं कि किस तरह से मायोमेट्रियल गैप जंक्शन है वो एट द टाइम ऑफ लेबर जनरेट होते हैं। अगर हम गैप जंक्शन के बारे में बात करें तो एक तरह से नेक्सस है ना, जाल है लो रेजिस्टिंग इलेक्ट्रिकल पाथवे के लिए, है ना, जो कि सेंस कर सकें चेंजेस इन द यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है। तो जब लेबर की अवस्था नहीं है तब तो हमें गैप जंक्शन नहीं दिख रहे हैं, तो जैसे एट द टाइम ऑफ लेबर गैप जंक्शन जनरेट हो रहे हैं। गैप जंक्शन इज अ नेक्सस लो रेजिस्टिंग इलेक्ट्रिकल पाथवे है, और इनका जनरेट होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक सिंक्रोनाइज तरीके से, है ना, पूरे यूटेराइन जो मसल्स हैं उसमें सिंक्रोनाइज तरीके से जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो सके। इस तरह से गैप जंक्शन के थ्रू हमें एक इंसाइट मिलता है कि प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल हाइपोथेसिस जो है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तभी पार्चुरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो वो उस हाइपोथेसिस का एक इंसाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गैप जंक्शन बन रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ इफेक्ट कर रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन को इफेक्ट करता है, क्योंकि कैटेकोलेमाइंस बायोसिंथेसिस को वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जनरेट रखता है, और वो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू जो स्मूथ मसल्स है मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स स्टेज में रखता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, क्योंकि जो यूटेराइन कॉर्पस है उसके नर्व्स जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। तो वहाँ पे जो है इस तरह के कंडक्शन रुक जाते हैं और साथ ही साथ गैप जंक्शन डेवलप हो जाते हैं, और गैप जंक्शन के डेवलप होने की वजह से एक सिंक्रोनाइज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिंक्रोनी जो है मायोमेट्रियम में वो बढ़ जाती है, और कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। संयोजित तरीके से लयबद्ध तरीके से यूटेराइन मसल में संकुचन स्टार्ट हो जाते हैं विद ग्रेट फोर्स ड्यूरिंग द लेवल, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब हम दूसरे कारक की बात करते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, जो हार्मोन कारक थे वो हमने पढ़ लिया। अब हम मैकेनिकल फैक्टर्स की बात करते हैं कि मैकेनिकल कौन से फैक्टर्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में इंक्रीज हो जाना, बार बार हम बोल रहे हैं कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, यूटेराइन मसल्स स्ट्रेच होंगी, और स्मूथ मसल्स में जो स्ट्रेचेज होंगे अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देंगे। Further intermittent stretch as occur repeatedly in the uterus because of fetal movement, है ना, fetus की movement की वजह से भी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अब मैकेनिकल फैक्टर मतलब क्या, कि मैकेनिकल फैक्टर क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिएगा कि जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, अगर सिंगल बच्चा जन्म ले रहा है तो ट्विंस टाइम से 19 दिन पहले ही जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैकेनिकल फैक्टर पार्चुरेशन में कितने इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे के जो अंदर से जो बच्चा फोर्स लगा रहा है, और कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स जो है यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन एक मैकेनिकल फैक्टर है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। जब स्ट्रेच होगा, इरिटेशन होगा सर्विक्स में, तो हम जानते हैं कि सर्विक्स में जो सेंसेशन हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, वो भी एक रिफ्लेक्स जनरेट कर रहा है, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स जनरेट कर रहा है, और अल्टीमेटली वो भी घूम फिर के फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है कंटेंट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट ये है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट की ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं ना, डॉक्टर्स जो होते हैं, कई बार लेबर को फ्रिक्वेंटली इंड्यूस लेबर बाय रप्चरिंग द मेम्ब्रेन सो दैट द हेड ऑफ द बेबी स्ट्रेचेस द सर्विक्स, है ना, वो मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं और बेबी का सर बाहर आए, और वो बेबी का सर बाहर आने की वजह से सर्विक्स पे प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ता है, और अगेन सर्विक्स पे जितना जब प्रेशर बढ़ेगा तो अगेन वो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स करेगा, और मैकेनिकल जो फैक्टर है वो ज़्यादा तीव्र गति से इफेक्ट करने लगेंगे, और पार्चुरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा एक्टिवली कंडक्ट हो जाएगी। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, और मायोजेनिक ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द सर्विक्स टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस, अगेन वही चीज़ लिखी है। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ लेबर। तो इस तरह से हमने अभी तक पढ़ा है कि हार्मोनल फैक्टर और मैकेनिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि पार्चुरेशन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अब यहाँ से हम पार्चुरेशन की प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर होता है, उसको पढ़ेंगे। ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब लेबर पेन, है ना, जो पेन होता है डिलीवरी में वो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी के यूट्रस अंडरगो पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ वीक एंड स्लो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा थोड़ा दर्द होते रहता है, और ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पार्चुरेशन नहीं होगा, है ना।
पर पेन होगा। तो इन पेन्स को हम क्या कहते हैं, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर फॉल्स पेन। These contraction become progressively stronger, पर at the end of the pregnancy यही contraction जो धीरे धीरे हो रहे थे वो बढ़ जाते हैं, उनका टाइमिंग कम होने लगेगा। जैसे कि अभी पेन हुआ, फिर दूसरा पेन हो रहा है, तो पहले तो थोड़ा डिफरेंस होगा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन की हम बात कर रहे हैं ना, बच्चे की जन्म की अवस्था में। तो पहले तो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, और कितनी देर तक दर्द रहता है वो भी टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसको हम आगे देखेंगे। देन द चेंज सडनली विद इन द आवर टू बिकम एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओबियसली सर्विक्स स्ट्रेच कर रहा है। दिस प्रोसेस कॉल्ड लेबर। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होना, सर्विक्स का ओपन होना, और इसी को हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम लेबर पेन कहेंगे, कि एट द टाइम ऑफ लेबर जो पेन हो रहा है उसको दैट इज कॉल्ड द लेबर पेन। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक थ्योरी है कि स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स बाय द फीटस हेड, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियसली बताया, फाइनली बिकम ग्रेट एनफ टू इलिसाइट अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स इंक्रीज इन कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द यूटेराइन बॉडी। जो बच्चे का हेड है, जो सर्विक्स पे वो प्रेशर डालेगा, वही एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहेगा कि किस तरह से जो डिलीवरी है वो कंडक्ट हो, लेबर कंडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खैर ये तो फीटल स्टेशन में बाद में बताऊंगी। यहाँ पे बच्चे का हेड जो है ये इस सर्विक्स को वाले वेजाइनल सर्विक्स और वेजाइनल पार्ट को पुश करेगा, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पेन स्टार्ट होगा, और इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कह रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से फर्दर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा तीव्र हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। साथ साथ अब जो एब्डोमिनल पार्ट है उसमें न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स की वजह से अब एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, और अब एब्डोमिनल पुश होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से जब बच्चे का हेड यहाँ सर्विक्स में आ जाएगा तो सर्विक्स पे प्रेशर डालेगा, और अगेन वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इलिसिट करेगा। इस तरह से वाया द बर्थ कैनाल, मतलब जहाँ से बच्चा जन्म लेने वाला है, वाया द बर्थ कैनाल और एब्डोमिनल से सिग्नल्स, एब्डोमिनल मसल से जो सिग्नल जनरेट होंगे वो इस तरह के रिफ्लेक्स, न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे कि बच्चा जो है वो आगे की तरफ पुश होगा। अगेन हेड पार्ट, जैसा कि मैंने अभी दोबारा बता रही हूँ, कि सर्विक्स को प्रेशराइज करेगा, और अगेन ये सिग्नलिंग भी किसको एनहेंस करेगी, बच्चे के बाहर आने की प्रक्रिया को बढ़ाएगी। तो आगे पढ़ने से पहले हम दो टर्म क्लियर कर लेते हैं। प्रीमीपेरस, है ना, प्रीमीपेरस का मतलब है कि वह वुमन जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है ना, हैविंग गिवन बर्थ टू ओनली वन चाइल्ड, एक बच्चे को जन्म दिया है। और मल्टीपेरस वुमन जो है वो जो एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है। यहाँ पे हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से टाइम डिसाइडेड होगा। जो 3 अवस्थाएं पार्चुरेशन की हम पढ़ने वाले हैं उनमें कितना समय लगेगा। तो प्रीमीपेरस जिन महिलाओं को एक ही बार डिलीवरी हुआ है उनका टाइम अलग होता है, और मल्टीपेरस वुमेन्स जो हैं वो थोड़ा सा कम टाइम उनका होता है प्रक्रिया, पार्चुरेशन की प्रक्रिया पूरी होने में। तो यहाँ पे हमने अभी मैकेनिकल फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, ऑनसेट ऑफ लेबर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्चुरेशन की प्रक्रिया की प्रवस्थाएं, जो अवस्थाएं पार्चुरेशन की प्रक्रिया में हो रही हैं। तो पहला है डायलेशन, ठीक है, दूसरा है एक्सपल्शन, और तीसरा है प्लेसेंटल। इसको डायग्रामेटिकली हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि वो उसको हम जब पढ़ें तो हमें और सरलता से वो समझ आए। तो इनिशियल जो स्टेज फर्स्ट है ना, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है डायलेशन की, डायलेट होना, खुलना, है ना, तो उसकी 2 स्टेजेस है, ए एंड बी। द ए स्टेज इज इनिशियल एंड लेटेंट फेज, यहाँ पे हमको बेबी दिख रहा है, फीटस दिख रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये सर्विक्स वाला पार्ट इसका ओपन नहीं है ना। तो इनिशियल लेटेंट फेज में ये वाला पार्ट धीरे 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 सेंटीमीटर में पहले 1 सेंटीमीटर, है ना, फिर 2 सेंटीमीटर ऐसे ओपन होता है। एक्टिव फेज वो है जिसमें ये 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है। ओके, तो ई फेस्ड सर्विक्स हमें दिखेगा, यहाँ पे हमें सर्विक्स दिखता है ई फेस्ड सर्विक्स। तो दिस इज द एक्टिव फेज। ये दोनों फेज जो है वो स्टेज 1 की फेज है, याद रखिएगा, स्टेज 1 यानी कि डायलेशन। डायलेशन में 2 अवस्थाएं हैं, इनिशियल या लेटेंट फेज, और दूसरी है एक्टिव फेज। सेकेंड हमारी स्टेज है एक्सपल्शन, यहाँ हमें दिख रहा है कि बच्चे का हेड बाहर निकल गया है,
ठीक है, क्राउनिंग यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे इसको। तो यहाँ पे जब बच्चे का हेड बाहर निकल रहा है, बच्चा बाहर निकल रहा है, तो पहले हेड निकलेगा, फिर उसके शोल्डर निकलेंगे, तो एक्सपल्शन बाहर निकलने की प्रक्रिया, ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है प्लेसेंटल स्टेज। इस स्टेज में प्लेसेंटा बाहर निकालते हैं डॉक्टर्स या जो भी दाई होगी, वो प्लेसेंटा यहाँ पे इस तरह से इस सरफेस को छोड़ देगा और प्लेसेंटा यहाँ से रिमूव किया जाएगा। तो इस स्टेज को कहते हैं हम प्लेसेंटल स्टेज। तो आइए सबसे पहले हम स्टेज 1 को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूटेराइन कैविटी हमें दिख रही है, बस यही वाला पार्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। बिफोर लेबर लेबर जो है इफेसमेंट 0% है ना, ओपनिंग नहीं हुआ है। पर अर्ली इफेसमेंट एट द स्टेज 1 की हम अब बात करें तो लेटेस्ट स्टेज में धीरे धीरे ये खुलने लगता है, 30% खुल गया, फिर धीरे धीरे कंप्लीट इफेसमेंट हो जाएगा, 100% ये जो इफेसमेंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये नैरो दिख रहा है और यहाँ पे हमें ये ब्रॉडन दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे 100% इफेसमेंट हो गया है। और कंप्लीट डायलेशन मतलब ये ओपनिंग हो गया है। तो ये पहली अवस्था के स्टेप्स हैं कि धीरे 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 इसमें ओपनिंग हो रहा है। इसको हम और देखते हैं। देखिए डायलेशन की जो अवस्था है, तो पार्चुरेशन की पहली अवस्था है ना। सर्विक्स पूरी तरह जब तक डायलेट नहीं होता है, ये अवस्था रहेगी। इसकी दो अवस्थाएं, लेटेंट फेज 0 से 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट फेज में। ओके, और ये 8 टू 12 आवर तक कंडक्ट होती है ये प्रक्रिया इन प्रीमी पेरस, यानी कि वह वुमेन्स, वह महिलाएं जिनमें पहली बार बच्चा हो रहा है, जिनके उनके 6 से 11 घंटे लगते हैं। एंड इन मल्टीपेरस वुमेन ये 4 से 8 घंटे में ही पूरी हो जाती है। एक्टिव फेज में क्या होगा कि सर्विक्स जो है वो 4 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो इन प्रीमी पेरस वुमेन, यानी कि जिन वुमेन्स में पहली बार डिलीवरी होती है, उसमें 1.2 सेंटीमीटर पर आवर ये ओपन होता है, जबकि मल्टी पेरस वुमेन में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है, सरलता से अगर समझा जाए, कि जो प्रीमी पेरस वुमेन है उनकी पार्चुरेशन की जो फर्स्ट प्रक्रिया है डायलेशन, उसमें ज़्यादा समय लगता है, जबकि जो मल्टीपेरस वुमेन है उनकी जो डायलेशन की अवस्था है वो कम समय लेती है। दूसरा है स्टेज है एक्सपल्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चे के सर जो बाहर आ जाता है, फिर धीरे से उसका एक एक करके शोल्डर बाहर आएंगे, तो एक्सपल्शन अवस्था है। द सेकेंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन स्टार्ट एट फुल डायलेशन। जब फुल डायलेशन हो जाएगा तो ये स्टेट स्टार्ट होगी। पैसिव फेज में द बेबी हेड मूव डाउन थ्रू द वेजाइना, है ना, बेबी का हेड निकलेगा। एक्टिव फेज में द मदर फील्स अ नीड टू पुश, है ना। एक्टिव फेज में क्या होगा कि मदर को पुश की जरूरत होगी और कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमिनल मसल इन द टाइम विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगेंगे जिससे कि बच्चे को आगे की तरफ पुश मिले और बच्चे की सरलता से जन्म हो। लास्ट स्टेज है प्लेसेंटल। तो थर्ड स्टेज में हमने बताया कि पार्चुरेशन स्टार्ट होगा एंड आफ्टर बर्थ एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ आफ्टर बर्थ प्लेसेंटल एंड मेम्ब्रेन। लास्ट अराउंड 30 मिनट में प्लेसेंटा बाहर निकल आता है। एक्सपल्शन और प्लेसेंटल स्टेज में कौन कौन सी प्रवस्थाएं आती हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो डायलेशन की अवस्था है, इसमें इफेसमेंट हो रहा है ना। इफेसमेंट को हम दूसरे डायग्राम से भी देख लेते हैं कि पहले नो इफेसमेंट नो डायलेशन। डायलेशन को इफेस्ड भी बोला जाता है, इफेसमेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर डायलेशन, 5 सेंटीमीटर डायलेशन एंड फुल्ली डायलेटेड 10 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, डायलेशन। ठीक है, जिसमें दो स्टेजेस हैं, है ना। नेक्स्ट है कि एक्सपल्शन तक आने तक और कौन से कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि पहले डायलेट हुआ और फिर बेबी बाहर आ गया। तो बेबी के बाहर आने की प्रक्रिया जो है उसके 7 कार्डिनल मूवमेंट्स हैं, है ना, ऑफ लेबर। तो पहला है एंगेजमेंट। इस तरह से बिफोर एंगेजमेंट बच्चा इस तरह से दिख रहा है। एंगेजमेंट में हमें दिखेगा कि बच्चे का हेड जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, अंदर की तरफ है, और फ्लेक्शन और डिसेंट होगा। ये फ्लेक्शन होगा और ये नीचे की तरफ पुश होगा बेबी। यहाँ पे डिसेंट रोटेशन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेबी का फेस यहाँ दिख रहा था, पर यहाँ पे बेबी का फेस जो है वो रोटेट हो गया है, तो इसको बोलेंगे डिसेंट और रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन, बच्चा कंप्लीटली इस तरह की स्टेज में आ जाएगा जो स्पाइनल कॉर्ड है मदर की उसको फेस करता हुआ, और अर्ली एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन मतलब हेड डाउन था यहाँ बच्चे का, अब यहाँ पे बच्चे का हेड जो है वो ऊपर की तरफ
दिखेगा हमें। तो यहाँ पे जब बच्चे का हेड इस तरह से एक्सटेंशन लेगा, एक्सटेंड होगा, तो कंप्लीट एक्सटेंशन इस तरह होगा कि बेबी का हेड बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे रेस्टिट्यूशन है। रेस्टिट्यूशन मतलब अब शोल्डर्स बाहर निकलेंगे, एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी होगा और पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवरी होगा। तो इस तरह से इस इन प्रक्रियाओं को अगर हम नाम दें तो ये 7 कार्डिनल मूवमेंट्स हैं। एंगेजमेंट, डिसेंट फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर की तरफ फिर रोटेट हो गया बेबी, एंड देन एक्सपल्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्सपल्शन तक पहुंचने के लिए बेबी को 7 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखिए प्रीप्लेजिक वुमेन कैन गो इनटू लेबर एंड डिलीवरी, है ना। अब डिलीवरी जब हो रहा है तो मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन क्या है कि ट्यूब फंडड एंड स्प्रेड डाउन ओवर द बॉडी ऑफ द यूटेरस। तो कॉन्ट्रेक्शन फंडड से स्टार्ट हुए और यूटेरस तक पहुंच गए। तो यहाँ पे वही कंटेंट लिखा गया है कि पार्चुरेशन की प्रक्रिया में किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और किस तरह से अलग अलग स्टेजेस हो रही हैं। तो अभी तक हमने जो पार्चुरेशन की स्टेजेस पढ़ी हैं वो यहाँ पे हमने पढ़ी हैं कि थ्री स्टेजेस हैं। पहला है डायलेशन, दूसरा है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन तक 7 डिफरेंट स्टेजेस हैं, 7 कार्डिनल मूवमेंट्स हैं एक्चुअली। और फिर ये जो एक्सपल्शन के बाद, एक्सपल्शन में एक और चीज़ है, देखिए बच्चे के जन्म के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान देने की है कि वह है बच्चे की पोजीशन। तो यहाँ पे द पोजीशन ऑफ द बेबी, पहला है सिफेलिक, जब बच्चे का हेड लोअर पार्ट की तरफ होता है, वेजाइनल पार्ट की तरफ होता है, तो दिस इज द सिफेलिक। जब बच्चे का हेड एब्डोमिनल साइड में होता है तो दिस इज अ ब्रीच पोजीशन, यानी कि यहाँ पे बच्चा जो है वो इस तरह से ऊपर, उसका हेड जो है, हेड पोर्शन ऊपर की तरफ है, वेजाइनल साइड में नहीं है। ऑब्लिक स्टेज है, बच्चा इस तरह से ऑब्लिक है। और ट्रांसफर्स है, मतलब टिल्टेड है। तो क्या कंडीशन है, पोजीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे की डिलीवरी में। तो देखिए बच्चा अगर इस तरह के पोजीशन में सिफेलिक, तो ऑब्वियसली डिलीवरी जो है वो इजीली कंडक्ट हो जाएगा। पर इन दीज कंडीशन जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिलीवरी में। तो दैट्स द पोजीशन इज आल्सो मैटर फॉर द पार्चुरेशन। पोजीशन ऑफ फीटस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्चुरेशन। दूसरा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चा एकदम से एक्सपल्शन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ें, यानी कि बच्चे की जन्म लेने की दूसरी प्रक्रियाओं को हम जो पढ़ते हैं डिटेल में, तो फीटल स्टेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे इस्चियल स्पाइन है वो स्टेशंस में डिवाइडेड है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये स्टेशन क्या है, फीटल डिसेंट स्टेशन है कि इनके थ्रू बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती रहती है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। तो दिस इज नोन एज द फीटल स्टेशन। देखिए प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन जो है, ओपनिंग एज अ लार्ज एज द हेड ऑफ द फीटस, है ना। 8 to 24 आवर में सर्विक्स ओपनिंग होगा और फिर एमनियोटिक फ्लूइड उसमें से निकलने लगेगा, है ना। जिसको जो मैंने अभी अभी आपको पहले बताया कि ड्यूरिंग द पार्चुरेशन कई बार जो है वो लेयर जो है वो डॉक्टर्स उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि बच्चे का हेड बाहर आ जाए और बच्चा की जन्म लेने की प्रक्रिया सरल हो जाए। तो जब वो पानी, एमनियोटिक फ्लूइड निकलने लगता है तो उसको हम ब्रेक डाउन ऑफ बैग कहते हैं। जो आपका फीटस के एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है। और उस एमनियोटिक फ्लूइड का जो बाहर निकलना है, मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हुआ, रप्चर हुआ और एमनियोटिक फ्लूइड जो सडनली बाहर जाने लगता है वेजाइना से, उसी वही बच्चे को क्या करता है, हेल्प करता है बर्थ कैनाल में आने के लिए। और ये डिलीवरी तक अफेक्टेड रहता है ना, एक तरह से उसको सपोर्ट करता है डिलीवरी को। अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यूनिट में लास्ट फॉर लिटिल एज 1 मिनट आफ्टर मैनी प्रेगनेंसीज टू 30 मिनट, है ना। तो सेकेंड स्टेज जो है हमारी वो 30 मिनट तक भी रहती है, एंड इट डिपेंड कि मदर फर्स्ट टाइम बच्चे को जन्म दे रही है या वो उससे पहले जन्म दे चुकी है। तो यही कंटेंट इस स्लाइड में लिखा हुआ है, तो आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आखिरी स्टेज है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये थर्ड स्टेज है पार्चुरेशन की। और इस स्टेज के कंप्लीशन में पूरा पार्चुरेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। ध्यान दिया होगा आपने कि जो डायग्राम मैंने इधर
इसमें हम देख सकते हैं कि प्लेसेंटा किस तरह से यूटेराइन वॉल जो है उससे अलग हो गया है, और ये प्लेसेंटा यहाँ डॉक्टर्स जो है इसको अलग से रिमूव कर देते हैं। तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन एंड नोन एज प्लेसेंटल स्टेज। तो इसी के साथ अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डायलेशन हो रहा है। डायलेशन में सर्विक्स ओपनिंग हो रही है जो 2 स्टेज में हो रही है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। दूसरा जो है एक्सपल्शन स्टेज है, और एक्सपल्शन स्टेज जो है 7 कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं उसमें। एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्शन। और ये इसमें पैसिव फेज क्या है कि बेबी हेड मूव डाउन थ्रू द वेजाइना, और एक्टिव फेज क्या है कि मदर नीड्स अ पुश, है ना, मदर को पुश करना पड़ेगा ताकि बच्चा आराम से बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ सके। एक बात ध्यान देने की है, जब बच्चे का हेड दिखता है आफ्टर द डायलेशन तो उसी स्टेज को क्राउनिंग कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा क्राउनिंग, तो वही स्टेज क्राउनिंग है कि जब बच्चे का हेड दिखने लगता है। आखिरी स्टेज है प्लेसेंटल स्टेज, और प्लेसेंटल स्टेज जो है थर्ड स्टेज है, लास्ट स्टेज है, जिसमें कि प्लेसेंटा रिमूव हो जाएगा, है ना। तो इन दिस वे जो पार्चुरेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बेबी है, ये यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स एक्ट करेंगे जिसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सर्विक्स का एरिया है वो ओपन होगा, और वो ओपनिंग किस तरह होगी, यूटेराइन कैविटी जो है वो इफेसमेंट होगा। इफेसमेंट धीरे 0%, फिर 30%, 100%, फिर कंप्लीट डायलेशन होगा। दैट्स वाई पहले स्टेज को हम डायलेशन कह रहे हैं या इफेसमेंट कहते हैं, जो इस तरह से हो रहा है। और यहाँ पे जब बच्चे का हेड हमें फुली डायलेट हो जाएगा और यहाँ मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद जब हम बच्चे का हेड देख पाएंगे तो उसे क्राउनिंग बोलेंगे। सेकेंड स्टेज है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन में हमें 7 कार्डिनल मूवमेंट्स दिख रहे हैं कि जिसमें बच्चा इस तरह से एंगेजमेंट, डिसेंट नीचे की तरफ, फिर रोटेट करेगा, फिर कंप्लीट एक्सटेंशन होगा, और उसके बाद रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। पहले एंटीरियर शोल्डर बच्चे का डिलीवर होगा, देन पोस्टीरियर शोल्डर होगा, और इस तरह से सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। एंड लास्ट स्टेज है आपका प्लेसेंटल स्टेज, जिसमें कि जो प्लेसेंटा है वो रिमूव हो जाएगा। हार्मोनल अगर स्टेजेस की हार्मोन इफेक्ट फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, और पार्चुरेशन के टाइम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो कि पार्चुरेशन की प्रक्रिया को कराने में सहायक होगा। कौन कौन से इसमें हमने रिसेप्टर्स पढ़े, प्रोजेस्टेरॉन ए, प्रोजेस्टेरॉन बी रिसेप्टर। जो बी रिसेप्टर है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन ए हेल्प करेगा लेबर पेन स्टार्ट कराने में। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से जो हाइपोपिट्यूटरी एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है, वो कैसे एक्टिवेट होता है और वो पार्चुरेशन की प्रक्रिया में कैसे सहायक होता है। किस तरह से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के पीवीएन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज होगा, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, और फिर उसके बाद वो मदर के एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली बच्चे की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के बाद बच्चे का पिट्यूटरी किस तरह से रिएक्शन करेगा, तो इसको हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के थ्रू पढ़े हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो फीटस के सीआरएच है, जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है फीटस का, वो उसके लंग मैच्योरेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है, और किस तरह से पार्चुरेशन की प्रक्रिया में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को कंडक्ट करा रहा है, और डीएचई को निर्माण करने में कैसे सहायक है। और अल्टीमेटली ये सभी चीज़ें जो हैं, एस्ट्रोजन हो चाहे चाहे प्रोलैक्टिन हो, चाहे सीआरएच हो, ये सब अल्टीमेटली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्साइट कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, और प्लेसेंटल प्रोलैक्टिन है, फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर रहा है, और वो भी सब अल्टीमेटली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एनहेंस कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑनसेट ऑफ लेबर कैसे हो रहा है, कि लेबर की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हो रही है, कि पहले ब्रैक्सटन हिक्स आएंगे, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन
एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन बढ़ जाएंगे। पॉजिटिव फीडबैक थ्योरी है कि बच्चे की हेड के प्रेशर की वजह से सर्विक्स पे प्रेशर पड़ेगा और साथ साथ में जो उससे संचार होगा, जो सिग्नलिंग होगा, उसकी वजह से दूसरे नर्व सिग्नलिंग की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर भी पड़ने लगेगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होंगे जो बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया में सहायक होंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रीमी पैरस वुमेन में अलग टाइमिंग रहेगा जबकि मल्टी पैरस वुमेन में अलग टाइमिंग रहेगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हो गया है। अगर मैं रेफरेंस को देखूँ तो रेफरेंस में रॉस एंड विल्सन की बुक आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पढ़ सकते हैं। लार्सन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ इंद्रवीर सिंह, उसमें डायग्राम बहुत इजी दिए रहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। मैक ई हेडले और ऑब्स्टेट्रिक्स इज बाय डीसी दत्ता, और कुछ रिसर्च साइट से भी कंटेंट हमने निकाला है। आप ज़रूर अपने स्तर पर भी स्टडी करिए, जो आपको और फर्दर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टॉपिक आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।